Hello everyone. Today I am going to start with part 3 or unit 3 of Consumer Protection Act. In the previous two parts of Consumer Protection Act, we have studied about different rights, different councils of Consumer Protection Act, different problems faced by the consumers. So if you are facing any kind of problem as a consumer, the different different redressal procedure has been discussed in this chapter and in this unit, that as a consumer, if you are cheated, if you have faced any kind of problem, where you can go and redress yourself. For Consumer Protection Act, the redressal machinery is divided into three-tier system. Number 1, district forum. Number 2, state commission. And number 3, national commission. Now we will study the difference between and how you can complain and what is the procedure of complaining, what is the fees to be paid. ये हम सब कुछ अब इसमें डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ. हमने इसको पॉइंट वाइज एक चार्ट बना लिया है जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं. एक्सक्यूज़ मी. सबसे पहले बात आती है कि ये बनते कैसे हैं. डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या है? हर स्टेट की एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाया जाता है जहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं. उसके बाद इन ईच स्टेट. एंड नंबर 3, जो नेशनल कमीशन होता है, दैट इज़ ओनली एट वन सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, दैट इज़ एट न्यू दिल्ली. अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो तो वहाँ पे आपको एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिल जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के नाम से. अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी कंप्लेंट करनी है, तो आप वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं. नंबर 2, कॉम्पोजिशन. अब इसमें कौन कौन लोग होते हैं और कैसे कैसे कंप्लेंट्स जो है वो सुनी जाती हैं. सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा वो उस कंज्यूमर प्रोटेक्शन का फोरम का प्रेसिडेंट होगा. उसके अलावा उसके साथ 2 मेंबर्स और होंगे जिसमें से एक वुमेन मेंबर का होना ज़रूरी है. उसके बाद स्टेट में क्या होता है कि जो हाई कोर्ट का जज होगा वो वहाँ का प्रेसिडेंट होगा और उसके अलावा उसके साथ 2 मेंबर्स और होंगे जो स्टेट कमीशन में आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे. उसके बाद है नेशनल कमीशन में कौन होगा? नेशनल कमीशन में जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, with the advice of Chief Justice of India, he will be appointed as President of National Commission. और उसके साथ बेटा 4 और मेंबर्स होंगे. अभी तक हमने ये कंपैरिजन किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन होते हैं उसमें 2 मेंबर्स होते हैं, बट जो नेशनल कमीशन होगा उसमें जो प्रेसिडेंट होगा उसके अलावा 4 और मेंबर्स होंगे और उसमें एक वुमेन मेंबर भी साथ में होगी. अब इन मेंबर्स को सिलेक्ट कौन करेगा? इन मेंबर्स को सिलेक्ट करेगा जो डिस्ट्रिक्ट फोरम का प्रेसिडेंट होगा. उसको कौन सिलेक्ट करेगा? चेयरमैन ऑफ स्टेट कमीशन. वो उसको एज अ प्रेसिडेंट चेयर करेगा. उसके बाद जो मेंबर्स होंगे, सेक्रेटरी ऑफ लॉ डिपार्टमेंट मेंबर होगा, सेक्रेटरी ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट भी मेंबर होंगे. ये सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होंगे जो डिस्ट्रिक्ट फोरम के प्रेसिडेंट और मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे. और स्टेट फोरम के जो प्रेसिडेंट या चेयरमैन होगा उसको कौन सिलेक्ट करेगा? जो प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशन होगा वही उसका चेयरमैन होगा. बाकी मेंबर सेम रहेंगे. और जो नेशनल कमीशन में क्या होगा? नेशनल कमीशन में जो मेंबर्स ऑफ द स्टेट होंगे, जैसे सेक्रेटरी ऑफ लॉ डिपार्टमेंट ऑफ सेंटर एंड सेक्रेटरी ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट्स जो सेंटर के होंगे वो इसके मेंबर्स होंगे और वो नेशनल कमीशन की जो भी कमेटी बन रही है उसको वो अपॉइंट करेंगे. अब ये कैसे काम करेंगे, कितने सालों तक काम करेंगे? जो डिस्ट्रिक्ट फोरम में चेयरमैन और मेंबर्स हैं उनकी टेन्योर होगी 5 इयर्स की या 65 इयर्स ऑफ एज जो पहले आ गई. मतलब जो उनकी टोटल अपॉइंटमेंट होगी वो 5 इयर्स के लिए होगी, बट ड्यूरिंग दोज 5 इयर्स अगर वो 65 इयर्स ऑफ एज अटेन कर लेते हैं तो फिर उनको वो चेयर जो पोस्ट है वो छोड़नी पड़ेगी एंड दे कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड. सिमिलरली स्टेट कमीशन में क्या है? स्टेट कमीशन में भी टेन्योर 5 इयर्स है, बट द एज लिमिट इज़ इंक्रीज टू 67 इयर्स. नाउ दे कैन वर्क इन द स्टेट कमीशन फॉर अप टू 67 इयर्स. एंड सेम इज़ दैट इफ़ दे हैव अटेन्ड द एज ऑफ 67 इयर्स, अगर वो 67 इयर्स के हो गए हैं, देन दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट.
और नेशनल कमीशन में क्या है 5 ईयर्स और 70 ईयर्स। यहाँ पे एज लिमिट और बढ़ा दी गई है कि वो 70 ईयर्स तक जो है वो काम कर सकते हैं, बट दे आर अपॉइंटेड फॉर ओनली 5 ईयर्स। अगर वो 70 ईयर्स के नहीं भी हुए बट उनका 5 ईयर्स का टेन्योर कंप्लीट हो गया है तो फिर वो क्या है, उनको जो है वो पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। देन इज़ रेजिग्नेशन। अगर वो चाहे तो वो पहले भी रिज़ाइन करके ऑफिस छोड़ सकते हैं। देन दे हैव टू सबमिट देयर रेजिग्नेशन इन राइटिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट में भी स्टेट गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन जाएगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें वो सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल कमीशन वाले किसको रेजिग्नेशन देंगे, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, ज्यूरिस्डिक्शन। अब जो डिस्ट्रिक्ट फोरम वाले वो कहाँ तक कंप्लेंट सुनेंगे। ज्यूरिस्डिक्शन मीन्स कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में सिर्फ जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर 20 लाख तक है तभी आपकी कंप्लेंट वहाँ पे फाइल होगी। अगर आपके गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू 20 लाख से ज़्यादा हो गई है देन यू हैव टू फाइल योर कंप्लेंट इन स्टेट कमीशन। अगर आपके गुड्स की वैल्यू 20 लाख से ज़्यादा है बट 1 करोड़ से कम है तो आप कहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हो, स्टेट कमीशन में। यू कैन फाइल योर कंप्लेंट विद स्टेट कमीशन। बट इफ़ द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीड 1 करोड़, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड 1 करोड़, देन यू हैव टू फाइल योर कंप्लेंट इन नेशनल कमीशन। इसके अलावा अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, अगर आपको लगा है कि नो मेरे साथ प्रॉपरली जस्टिस नहीं हुआ, देन यू कैन मेक अ अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम टू द स्टेट कमीशन विद इन दैट स्टेट। जैसे हम सिरसा में रहते हैं, सिरसा के डिस्ट्रिक्ट फोरम ने डिसीजन सुनाया, मुझे वो पसंद नहीं आया या आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट डिसीजन, तो मैं हरियाणा के ही स्टेट कमीशन में जाके उसके अगेंस्ट अपील कर सकती हूँ। बाहर किसी और स्टेट में जाके मैं कंप्लेंट या अपील नहीं कर सकती। सिमिलरली नेशनल कमीशन में भी अगर हम स्टेट कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपील कर सकते हैं कहाँ पे, नेशनल कमीशन से। बट अगर हम नेशनल कमीशन से भी सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम कहाँ पे अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एक्ट्स एज ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट फॉर अपील्स अगेंस्ट नेशनल कमीशन। बट इसके लिए क्या है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको अपील कितने दिनों के अंदर अंदर करनी पड़ेगी, 30 डेज़ के अंदर। सेम इज़ फॉर स्टेट कमीशन एंड सेम इज़ फॉर नेशनल कमीशन, कि अगर आप नेशनल डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर आप स्टेट कमीशन के पास अपील कर सकते हो विद इन 30 डेज़ ऑफ द ऑर्डर्स पास्ड बाय डिस्ट्रिक्ट फोरम। सिमिलरली अगर आप स्टेट कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो, जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो फिर आप विद इन 30 डेज़ ऑफ द ऑर्डर्स पास्ड बाय स्टेट कमीशन यू कैन फाइल एन अपील टू द नेशनल कमीशन। और नेशनल कमीशन से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर आप कहाँ पे अपील कर सकते हो, टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज़। कंप्लेन कौन कर सकता है, कोई भी पर्सन जिसके साथ चीटिंग हुई है, जिसको गुड्स बेचे गए हैं या एग्रीमेंट हुआ है गुड्स बेचने का, अगर वो खुद नहीं करता, वो किसी बिहाफ, किसी एसोसिएशन के बिहाफ, एसोसिएशन उसके बिहाफ पे कर सकती है। 2-4 कंज्यूमर्स मिलके एक ग्रुप बना के भी जो है वो कंप्लेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वही पर्सन कंप्लेंट करेगा, और कंप्लेंट हमेशा राइटिंग में होगी एंड इन द प्लेन पेपर आप एप्लीकेशन लिख के अपनी जो है वो फाइल कर सकते हो। इसके लिए कोई भी फ़ीस जो है वो चार्ज नहीं होती। बट अगर आपके गुड्स की कोई लेबॉरेटरी टेस्टिंग होनी है, आपको कोई उसमें सैंपल लेना है, तो उसके लिए जो भी फ़ीस होगी लैब वाले लेंगे वो आपको पे करनी पड़ेगी। उसमें क्या होता है कि जैसे अब आपने कंप्लेंट कर दी है तो अब उसके बाद क्या होगा, अब उसकी कॉपी दूसरी पार्टी को भेजी जाएगी थ्रू द ऑपोजिट पार्टी, और उसको ये कहा जाएगा कि तुम 30 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो अपना वर्जन हमें दो। और अगर वो ज़्यादा टाइम मांगता है तो ये सिर्फ एक्सटेंशन उसको सिर्फ 15 दिन के लिए मिल सकती है। 15 दिन से मतलब टोटल कितना टाइम हो गया, 45 डेज़। इसके बाद वो टाइम एक्सटेंड नहीं होगा। सपोज़ फिर उसके बाद दिन ख़त्म हो जाते हैं, अपोजिशन पार्टी कोई भी एक्शन नहीं लेती या अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजती, तो फिर डिस्ट्रिक्ट फोरम अकॉर्डिंगली जो है वो जजमेंट सुना देता है
कई बार क्या होता है कि वो समझ नहीं आती कि कंप्लेंट क्या है या उसकी लेबॉरेटरी टेस्टिंग करवानी है, तो फिर पहले लेबॉरेटरी टेस्टिंग करवाई जाती है और 45 डेज़ के बाद लेबॉरेटरी वाले को 45 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि वो 45 डेज़ के अंदर टेस्टिंग करके दे दे, और जो भी उसकी अमाउंट होती है वो हम उसको जो है वो डिपॉज़िट करवाते हैं। जब रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के साथ ही जो है वो अपोजिट पार्टी को वो सारी डिटेल्स भेजी जाती हैं। उसके बाद उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है दोनों पार्टीज़ को कि आप अपनी जो कंप्लेंट्स है उसके लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। डिस्ट्रिक्ट फोरम उसके बाद दोनों पार्टीज़ को सुनता है और जैसे भी सेटिस्फाइड होता है कि हाँ उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो फिर वो दूसरी पार्टी को ऑर्डर्स दे सकता है कि आप इन चीज़ों को ठीक करो। इसमें कई ऑप्शंस होती हैं, आप कई जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है वो कई ऑप्शंस देता है, या तो आप डिफेक्ट रिमूव कर दो, या आप गुड्स को नए गुड्स के साथ रिप्लेस कर दो, या उसका प्राइस पे कर दो, या अगर उन गुड्स की वजह से कोई कंज्यूमर को कोई नुकसान हुआ है तो उसके लिए कंपनसेशन पे कर दो, और जो भी उसको और ठीक लगता है कि जो भी ऐसे गुड्स उसने और रखे हुए हैं उनको वो विड्रॉ कर ले। और उसके बाद जो ये प्रोसीडिंग्स होती हैं ये कौन कंडक्ट करता है? प्रेसिडेंट, और उसके साथ कम से कम एक बंदा और बैठा होना चाहिए, और जो भी ऑर्डर्स होंगे उसके ऊपर साइन होंगे प्रेसिडेंट के और मेंबर्स के। और अगर उनको लगता है कि जैसे प्रेसिडेंट किसी और मैटर पे एग्री कर रहा है, एक मेंबर किसी और पे कर रहा है, दूसरा मेंबर किसी और पे कर रहा है, तो जिसकी भी मेजॉरिटी होगी अकॉर्डिंगली वो ऑर्डर जो है वो पास कर दिया जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर से कोई भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो स्टेट कमीशन के पास अपील कर सकती है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज़, और जो भी मैनर प्रेस्क्राइब होगा उसी के रिलेटेड वो कर देगी। ठीक है, तो बेटा इसी तरह सेम चीज़ जो है वो अप्लाई होती है स्टेट कमीशन के लिए और नेशनल कमीशन के लिए भी। इसमें कई राइट्स और पावर्स दिए गए हैं इनको फोरम्स को, कमीशंस को, जैसे राइट टू कॉल विटनेस, राइट टू डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस और डॉक्यूमेंट, राइट टू रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, राइट टू रिक्विजिशन टेस्ट रिपोर्ट्स, राइट टू एग्जामिन द विटनेसेस, जुडिशियल पावर्स दिए हैं, राइट्स इन केस ऑफ कंप्लेंट्स हैविंग कॉमन इंटरेस्ट, राइट टू रिक्विजिशन बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स, राइट टू रिटेन और रिटर्न द सीज डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिकल्स। तो इस तरह के कई राइट्स है कि वो विटनेस को बुला सकते हैं, वो एविडेंसेस कर सकते हैं, बुक्स डॉक्यूमेंट्स को अपने पास सीज करके रख सकते हैं। तो ये कई राइट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशंस को भी हैं। सपोज़ कोई भी ऑर्डर पास किया गया है डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन से, और जो पर्सन्स जो हैं उसको कंप्लाई नहीं करते, तो इसके लिए पेनल्टी भी दी गई है। तो पेनल्टी क्या होगी? इट कैन बी इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम मिनिमम 1 month to 3 years, एंड इट कैन ऑल्सो इम्पोज फाइन। मिनिमम फ़ाइन कितना रहेगा? 2000 रुपये, और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइन कितना है? 10,000 रुपये, कि अगर कोई भी पार्टी इनके ऑर्डर्स के साथ कंप्लाई नहीं करती, अगर वो फ़ाइन नहीं पे करेगी तो दे हैव टू फेस द इम्प्रिजनमेंट। बेटा ये सारा था आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तीनों पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। हमने इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिफरेंट राइट्स, डिफरेंट काउंसिल्स, और लास्ट में हमने इसके रिड्रेसल सिस्टम को डिटेल में स्टडी किया है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह देख लेना। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो देन वी विल टेक अ लाइव क्लास एंड टेक योर डाउट्स इन दैट क्लास। थैंक यू फॉर लिसनिंग।